है? कौन कौन मसले निकाल के लाया? 1 2 3 4 5, मतलब कोई 5 लोग हैं क्लास में जिन्होंने कल जाके फिर चैप्टर 7 को देखा, मतलब कोशिश की ये जानने की कि आज हमने क्या पढ़ा था, और बुक खोलने के बाद उनको पता चला कि आज हमने एक्सरसाइज से मसले निकालने थे। तो 5 लोग क्लास में ऐसे निकले, और बाकी अभी भी जैसे कल मुंह उठा के गए थे वैसे ही मुंह उठा के वापस आ गए। जी मसलाज बोलें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन का, पेज नंबर 117 क्वेश्चन 47, पेज 117 क्वेश्चन 47। ओवर द लास्ट 2 decades, इन पिछले 20 सालों में, there has been the pervasiveness of drastic changes, मीन बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई हैं। आईटी टेक्नोलॉजी मिलेनियम 2000 के बाद ही दुनिया में फैली है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी चेंजेस आई हैं। रैपिड एनवायरमेंटल चेंजेस, इंक्रीजिंग वॉलेटिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनवायरमेंट in impacting the job of managers in a way that is creating new challenges and better reward for our modern managers। मीन दुनिया में जो तब्दीलियां आई हैं उसमें एनवायरनमेंट भी कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, वॉलेटाइल हुए हैं, मैनेजर्स को नए नए चैलेंजेस फेस करना पड़े हैं, और साथ कुछ नए नए रिवॉर्ड्स भी सामने आए हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट हो आप, स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, what challenges you think a modern manager has to face and what reward he can have, list down and explain। In according to modern business environment, क्या challenges modern manager को face करना पड़ रहे हैं वो आपने बताने हैं, और कुछ रिवॉर्ड जो नए नए वो ले सकते हैं या इंट्रोड्यूस हुए हैं वो बताने हैं। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? चैलेंजेस शायद आपने चैप्टर 3 में भी ऐसा कोई क्वेश्चन कवर किया था। पास्ट 2 to 3 डेकेड्स में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैनेजर्स को चैलेंजेस फेस करना पड़े हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शायद फॉर्मल से इनफॉर्मल हो गए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से शायद टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ चले गए हैं, टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी में चले गए हैं तो वहाँ पे कोई कल्चरल इश्यूज हो सकते हैं जो मैनेजर्स को फेस करना पड़ सकते हैं एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए। मीन बिलीव्स वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं अदर टीम मेंबर्स की दैन योर बिलीव्स वैल्यूज़। फिर डायनामिक एनवायरनमेंट है तो शायद कुछ नए नए प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो रहे होंगे। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे होंगे तो क्या आपने अब सिंगल वर्क परफॉर्म करना है या डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी है, डुअल रिपोर्टिंग लाइन स्ट्रक्चर में काम करना है, रूटीन से हट के कुछ नए टास्क भी परफॉर्म करने हैं जो शायद पास्ट में नहीं होते थे, अब मैनेजर्स को फेस करना पड़ रहे हैं। और डायनामिक एनवायरनमेंट है तो आपको कुछ इनोवेशन क्रिएटिविटी भी लाना होगी। क्या ख्याल है? इनोवेशन क्रिएटिविटी लाने के लिए अब आपको क्या करना होगा? अल्टीमेटली सपोर्ट ऑफ स्टाफ रिक्वायर होगी, जहाँ से आपको मैकेनिस्ट स्ट्रक्चर नहीं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर पे चलना होगा, लाइक टास्क स्विच करना होगा, लेस प्रिसाइज जॉब डिस्क्रिप्शन पे चलना होगा। शायद एक ही वे जो आप परफॉर्म कर रहे थे उससे अब काम नहीं चलेगा, अब डिफरेंट वेज परफॉर्म करना पड़ेंगे, रूटीन से हट के जो है वो कुछ नई चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, इनोवेशन क्रिएटिविटी की तरफ। और कोई बात? और कोई बात? आइटम 14 का क्वेश्चन है, इसमें अभी बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो हमने सिर्फ 3 बातें की, 8 बातें करनी है। कम ऑन, अभी तो पास भी नहीं हुआ 3 बातों से। अभी तो सिर्फ हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि फॉर्मल से इनफॉर्मल में जाना पड़ेगा, चैलेंजेस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की सूरत में डिफरेंट रिपोर्टिंग लाइन पे वर्क करना होगा, चैलेंजिंग डायनामिक एनवायरनमेंट की सूरत में इनोवेटिव क्रिएटिव मीन रूटीन से हट के कुछ नए काम करना होंगे। चैलेंजेस जब चेंजेस आप लाओगे तो वर्कर्स की आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, मीन उनकी तरफ से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी, तो उस रेजिस्टेंस को जो है वो फेस करना, मैनेज करने का एक चैलेंज भी आपको जो है वो फेस करना पड़ेगा ड्यू टू मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, जो शायद पहले इतनी रेजिस्टेंस आपको फेस नहीं करना पड़ती थी।
स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? कंपैटिटिवनेस इंक्रीज होगी। लाइक कंपैटर अगर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ नया डेवलप करते हैं और आपके बिजनेस में कोई नई इनोवेशन नहीं है, तो इससे स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज हो सकता है। कोई 4 चैलेंजेस बता दो, 4 अब नए रिवॉर्ड क्या हो सकते हैं? एडवांसमेंट एक रिवॉर्ड था, क्या ख्याल है? एडवांसमेंट मिलेगी, मीन नई नई चीज़ों में काम करने का चांस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। अब क्या ख्याल है? ग्रोथ के साथ साथ कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट का रिवॉर्ड मिलेगा कि आप इनोवेटिव क्रिएटिव काम कर रहे हो, कोई टारगेट मीट कर रहे हो, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी। द वर्क इटसेल्फ इंटरेस्टिंग होने से शायद कुछ रिकग्निशन भी मिलेगी जो शायद पास में इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी। मीन मेनली इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जो हैं वो क्या हैं? नए रिवॉर्ड हैं जो रूटीन से हट के मैनेजर्स को मिल सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहले कवर कर लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चन 50 पार्ट बी। EBS Bank Limited is one of the renowned and leading bank in Pakistan. Presently, bank has a network of 562 branches all over Pakistan and 11,500 employees provided wide range of banking services. मीन एक बैंक है जिसकी 562 ब्रांचेज हैं और कोई 11,500 एम्प्लॉयज हैं। This bank is not adopted good human resource policies which result in a low salary package and compensation as non-competitive and also not comparable with the market trends. Means salary staff को अच्छी नहीं दे रहा। The bank also does not believe in the philosophy of equal opportunity employer. शायद डिस्क्रिमिनेशन भी करता है, मेरिट की बेस पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहा। And also not preferring the recruitment of female employees which resulted in domination of male top management, masculine behavior rather than feminine. In the light of the above, discuss the Herzberg motivator and hygiene factor with the suitable examples. तो 6 फैक्टर्स की लिस्ट दी जा सकती है। Advise Human Resource Department of EBS Bank Limited to enable them to include an effective and equal opportunity employment policy so that the bank can make efforts to avoid discrimination. तो अब अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग ही आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि क्या करना चाहिए। पहले तो एम्प्लॉय के अंदर डिससेटिस्फैक्शन ख़त्म करने के लिए हाइजीन फैक्टर फुलफिल करने चाहिए जो कंपनी शायद नहीं कर रही थी। अच्छी सैलरी मार्केट रेट के अकॉर्डिंगली पे नहीं कर रही थी, तो क्या करना है? अच्छा रिवॉर्ड, अच्छी सैलरी जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट आपको प्रोवाइड करनी है ताकि ख़त्म की जा सके डिससेटिस्फैक्शन। बट दैट डज नॉट क्रिएट सेटिस्फैक्शन। सो फॉर क्रिएटिंग सेटिस्फैक्शन आपको क्या करना है? मोटिवेटर फैक्टर प्रोवाइड करने हैं। ये जो कंपनी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही थी, ये भी हाइजीन फैक्टर होगा या मोटिवेटर फैक्टर होगा? हाइजीन फैक्टर होगा। लाइक सिक्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद मोटिवेटर फैक्टर के थ्रू मोटिवेट करना है। और बेस्ट वे क्या है? कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? थ्रू जॉब एनरिचमेंट। थ्रू जॉब एनरिचमेंट मीन वर्क को रिकॉग्नाइज करना है, प्रमोशन प्रोवाइड करनी है और मोटिवेशन क्रिएट करनी है थ्रू जॉब एनरिचमेंट। 5 मार्क्स। प्रोसीजरल जस्टिस लाइक रूल्स रेगुलेशन सबके लिए सेम नहीं है। नहीं, वो रूल्स रेगुलेशन की एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली प्रोसीजर नहीं, यहाँ पे ये हाइजीन फैक्टर मीन डिससेटिस्फैक्शन है एम्प्लॉय के अंदर, ये रिवॉर्ड की बेस पर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है उसकी बेस पर। और कोई क्वेश्चन? प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई और क्वेश्चन? प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई और क्वेश्चन किसी और ने कवर करने की कोशिश की हो? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 56, 4 नंबर का आंसर कैसे दोगे? क्वेश्चन 56 4 नंबर का आंसर चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है डिफाइन कर दी और बता दिया फुलफिल कैसे होगी। 2 नंबर लिमिटेशन बता दोगे? नहीं, वो तो मैस्लो की थ्योरी की लिमिटेशन थी।
हाँ, एक लास्ट लिमिटेशन आप बता सकते हो कि ऑल एम्प्लॉयज के लिए शायद पॉसिबल नहीं है इसे अचीव करना, कि इसके लिए चैलेंजिंग इनोवेटिव वर्क एनवायरनमेंट चाहिए रादर देन रूटीन एंड रिपीटेटिव। इससे भी मिलेंगी 3 नंबर। एक चौथा पॉइंट साथ में लिखना पड़ेगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, इनर नीड है, इनर सेटिस्फैक्शन है। बाकी चारों नीड क्या है, एक्सटर्नल नीड है। मीन बेसिक नीड एक्सटर्नल है, सेफ्टी नीड एक्सटर्नल है, सोशल नीड एक्सटर्नल है, स्टीम नीड एक्सटर्नल है, जबकि ये क्या है, इनर नीड है। मीन अपने अंदर कोई सेटिस्फैक्शन है, वो किस चीज़ से आएगी, वो चीज़ बंदे की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, बंदे के इंटरेस्ट मोटिव पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है, इनर नीड है, जो कि अपनी अंदर की सेटिस्फैक्शन है। कि बाकी 4 नीड्स क्या है, एक्सटर्नल नीड है, लाइक एक्सटर्नल थिंग्स से फुलफिल होंगी। एक्सटर्नल थिंग्स मीन पैसे से फुलफिल होगी, रोटी कपड़ा मकान, जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन से, टीम वर्क से, सोशल और अथॉरिटी पावर से आपको फुलफिल होगी एस्टीम। जबकि ये क्या है, इनर नीड है, और वो इनर नीड मैनेजर्स के लिए आइडेंटिफाई करना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। फिर जाके 4 नंबर का आंसर होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन 55, 10 नॉन मॉनिटरी फैक्टर लिस्ट डाउन करने हैं जिसे मोटिवेशन आ सकती है। नॉन मॉनिटरी फैक्टर जिसे मोटिवेशन आएगी, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, एडवांसमेंट, ग्रोथ, जॉब एनरिचमेंट, जॉब अप्रेजल, फीडबैक भी है उसमें, और द वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, अथॉरिटी, रैंक, और 10 हो गए। चलें 10 लिख लेने हैं, एक दफ़ा लिस्ट बना लेनी ताकि एग्जामिनर पूछे तो हम लिख सकें जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई और क्वेश्चन, क्वेश्चन 52, Behbood Hospital services BHS located in a populated city area is a large size hospital with facilities of general, semi-private and private wards beside a busy outpatient department. So एक हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है उसने बता दिया। BHS is a fully equipped hospital with several operation theaters, a modern laboratory and other ancillary equipment. BHS has on its payroll renowned specialist consultant besides the supporting staff consisting of junior doctors, qualified nurses, trainee nurses, lab technician, receptionist and other staff. The hospital enjoys a good reputation because of the competence, caring attitude and dedication of its human resources, who function as a coordinated and motivated team. Both the specialist and the supporting staff are well aware of the fact that their close team efforts and cooperation are critical for rendering efficient healthcare services to the patients. However, in the past 12 months, BHS has experienced an unusual phenomena, as some of the most competent specialist consultants have submitted their resignation because they have received lucrative offers from the Middle Eastern countries. In order to retain and recruit more qualified specialists, BHS management has decided to increase across the board basic salary of the specialist consultant by 25%, ताकि लोगों को रोका जा सके या फिर कुछ और अच्छे स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए जा सके। The support staff, which can be recruited with comparative ease, mean जो easily लिए जा सकते हैं, मिल जाएंगे, would receive an increase of 10% in line with the current rate of inflation. सारे एज ए टीम काम कर रहे हैं और आपने क्या किया, कंसल्टेंट की सैलरी इंक्रीज की 25% से और सपोर्ट स्टाफ की 10% से, और इतना ही इन्फ्लेशन रेट है, और इतना तो एवरी ईयर वैसे ही इंक्रीज होता ही होता है। दिस मीन ना होने के बराबर ये इंक्रीज। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट ऑफ द डिफरेंसेस इन द पे रेज ऑन द मोटिवेशन and performance of the support staff.
ये जो आपने डिफरेंट इंक्रीमेंट लगाए हैं सैलरी में, इससे सपोर्ट स्टाफ की मोटिवेशन परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो बताना है। आल्सो स्टेट हाउ कुड दिस अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हॉस्पिटल एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल केयर ऑफ द पेशेंट्स, और बताना है कि इससे हॉस्पिटल पे पेशेंट्स की सर्विसेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कितने मार्क्स? 9 गुड मार्क्स। क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर आपने वर्कर्स की पे जो है वो 10% से इंक्रीज़ की है और स्पेशलिस्ट की 25% से? टीम स्पिरिट अफेक्ट होगा। क्या ख्याल है? टीम स्पिरिट अफेक्ट होगा। क्यों? ये वर्कर्स जो है अब स्पेशलिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? आपकी ज़्यादा पे इंक्रीज़ हुई है तो आप ज़्यादा काम करो, हम क्यों करें? और अल्टीमेटली उससे अफेक्ट कौन होगा? पेशेंट्स अफेक्ट होंगे। पेशेंट्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे। स्टाफ एब्सेंटीज़म स्टार्ट हो सकता है। क्या ख्याल है कि मोरल इनके लो होंगे तो अल्टीमेटली उसे क्या होगा? स्टाफ एब्सेंटीज़म स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? काम में दिल नहीं लग रहा। क्यों? मोटिवेशन नहीं, क्या है अंदर? डीमोटिवेशन। और एब्सेंटीज़म है तो सूरत में भी क्या होगा? पेशेंट्स को डील करने के लिए स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा तो आपके वर्किंग मेथड्स जो है वो अफेक्ट होंगे। स्टाफ टर्नओवर भी स्टार्ट हो सकता है। क्या ख्याल है कि एम्प्लॉयज शायद जो अब हॉस्पिटल को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव होंगे, या हो सकता है किसी और इंडस्ट्री की तरफ मूव होंगे, तो स्टाफ टर्नओवर से भी क्या होगा? स्टाफ शॉर्टेज हो जाएगी, नई रिक्रूटमेंट्स करना पड़ेगी और उसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो उससे भी ऑपरेशंस अफेक्ट हो सकते हैं। इवन शायद बिजनेस रेपुटेशन भी अफेक्ट हो सकती है और एफिशिएंसी भी डाउन होगी। क्यों? अब जो है वो विलिंगली काम नहीं करेंगे, मोटिवेशन नहीं होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट नहीं करेंगे, तो उससे वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, तो अल्टीमेटली कंपनी के लिए ये चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है। सिर्फ एफिशिएंसी नहीं, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। मीन पहले अगर वो ज़्यादा पेशेंट्स को डील करते थे, ट्रीट करते थे, तो अब कम पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। तो कम पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे तो शायद कंपनी के लिए अब स्टाफ जो है वो कम पड़ जाएगा। शायद आपको अब मोर स्टाफ रिक्वायर होगा, शायद आपको ओवर टाइम भी पे करना पड़ेंगे एब्सेंटीज़म की सूरत में, और ये चीज़ भी क्या करेगी? स्टाफ कॉस्ट को इंक्रीज़ करते हुए बिजनेस के प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकती है। कितने मार्क्स हैं? को 2-2 नंबर के लिए अगर हम 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर दें तो इनफ है। तो टीम स्पिरिट की बात हो गई, एब्सेंटीज़म की बात हो गई, टर्नओवर की बात हो गई, मोरल सेटिस्फैक्शन की बात हो गई, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी की कोई 5 पैराग्राफ बनाए जा सकते हैं। क्या ख्याल है? इसका आंसर प्लीज़ एक दफ़ा रीड कर लेना है, क्योंकि अभी बड़ा इजी लग रहा है लेकिन पेपर के अंदर बैठे हुए ये सारी बातें खुद से करनी है, बुक के अंदर कहीं पर नहीं लिखी हुई। और 8-9 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट नंबर हैं हमारे लिए, क्यों? अगर ये 9 नंबर का क्वेश्चन हमें आता ही नहीं है तो पीछे पेपर ही 91 मार्क्स का बच गया, और 91 में से 50 लेना समटाइम थोड़ा टफ हो जाता है। कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में? बाकी ऐसा चीज़ ही जिसे खुद आप कवर कर लोगे। पास पेपर में अगर हम आए, ऑटम 14 डिस्कस द एडवांटेजेस which progressive organizations seek to achieve by implementing formal goal setting system। कि अच्छी गोल सेटिंग से क्या एडवांटेज अचीव हो सकते हैं? तो अच्छी गोल सेटिंग से एडवांटेज क्या अचीव हो सकते हैं? वही जो सेल्फ मोटिवेशन वाले पॉइंट थे कि इससे एफर्ट्स की डायरेक्शन जो है वो क्लियर होगी, तो एम्प्लॉयज जो है वो मोर एफर्ट पुट करेंगे, इससे चांस ऑफ सक्सेस इंप्रूव होगा, इससे एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इससे गैप क्लियर होंगे वेयर वी आर नाउ व्हाट वी नीड टू अचीव, इससे प्रॉब्लम क्लियरली अंडरस्टूड होगी विच एम्प्लॉयज आर गोइंग टू टैकल, इससे एक लर्निंग जो है वो मोटिवेशन मिलेगी, ओरिएंटेशन मिलेगी टू मास्टर इन न्यू थिंग्स, और इससे हैप्पीनेस मिलेगी टू प्रूव देयर स्किल्स एबिलिटीज। लेकिन ये कितने पॉइंट बने? 10 पॉइंट हमें लिखने हैं, ये बने 6 या 7 पॉइंट। बाकी एडवांटेज हम कहाँ से लेंगे? एमबीओ के एडवांटेज से, जिससे क्या होगा? सेंस ऑफ पर्पस ऑफ ईच इंडिविजुअल क्लियर होगा, इससे मैनेजर्स को एक जो है वो रेफरेंस पॉइंट मिलेगा फॉर टीम ब्रीफिंग, टीम कंट्रोल, इससे टास्क विच आर नेसेसरी, विच आर अननेसेसरी डिस्टिंग्विश होंगे,
और इससे क्लियर होगा बेनिफिट ईच इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक औखा क्वेश्चन था 10 नंबर के लिए लिखना। स्टूडेंट ने क्या किया, एडवांटेज के अंदर स्मार्ट होना चाहिए, गोल थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होना चाहिए, गोल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो उसने ये नहीं पूछा हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स, उसने पूछा है कि गोल सेटिंग के थ्रू एडवांटेज क्या अचीव होंगे। गोल सेटिंग के डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं गोल सेटिंग के? टू टाइट सेट कर दिए तो क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। इनफ्लेक्सिबल हुए तो नैरो फोकस हो जाएंगे। टू इजी सेट कर दिए तो स्लैकिंग ऑफ में टास्क चले जाएंगे। और अनरियलिस्टिक चैलेंजिंग सेट कर दिए तो एम्प्लॉय गिव अप कर देंगे। जी और कोई क्वेश्चन? सो चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया, नाम हमने रखा लीडरशिप। क्या था लीडरशिप? हमने चैप्टर 1 के लास्ट पेज पे कहीं पे पढ़ा था, गिविंग गाइडेंस डायरेक्शन टू अदर्स, इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग अदर्स, making best use of people talent knowledge in the organization, developing people talent knowledge in the organization। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बिजनेस ऑपरेशंस को एफिशिएंटली इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, रन करने के लिए क्या चाहिए? इफेक्टिव लीडरशिप चाहिए। अच्छी लीडरशिप होगी तो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस अचीव होगी। अगर अच्छी लीडरशिप नहीं है तो इन्फ्लुएंस मोटिवेशन नहीं है तो फिर एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस भी अचीव नहीं होगी। अब इस चैप्टर में क्या है, लीडरशिप के ऊपर कुछ थ्योरीज हैं। अब कहते हैं लीडरशिप की थ्योरीज जो हैं वो 3 तरह की थ्योरीज हैं, ट्रेट थ्योरीज, स्टाइल थ्योरीज एंड कॉन्टिजेंसी थ्योरीज। वर्ड ट्रेट का मतलब क्या है? क्वालिटीज। ट्रेड थ्योरीज क्या कहती हैं कि लीडरशिप डिपेंड करती है कुछ क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप पे, और वो लीडरशिप जो हैं वो बाय बॉर्न होती हैं, मीन पैदा होते ही बंदे के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं और वो लीडर बन जाता है। अगर उसके अंदर क्वालिटीज नहीं है तो वो लीडर नहीं बनेगा, बाय बॉर्न होती है। ये कौन कहता है? ट्रेड थ्योरीज। स्टाइल थ्योरीज क्या कहती हैं कि अच्छी लीडरशिप डिपेंड करती है कुछ लीडरशिप स्टाइल के ऊपर। लाइक मेनली 2 तरह के स्टाइल होते हैं, अथॉरिटेटिव, पार्टिसिपेटिव। और इनमें से कुछ एक स्टाइल अच्छा है, कुछ बुरा है। और अच्छा क्या है? पार्टिसिपेटिव। बुरा क्या है? अथॉरिटेटिव। और लीडरशिप क्वालिटीज बाय बॉर्न नहीं होती, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू स्किल डेवलपमेंट ये टॉट की जा सकती हैं, सिखाई जा सकती है। क्यों? अगर सिखाई नहीं जा सकती, बाय बॉर्न होती हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ये चीजें फिर खत्म कर देनी चाहिए, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। कॉन्टिजेंसी थ्योरी क्या कहती है कि ठीक है लीडरशिप के कुछ स्टाइल होते हैं लेकिन सारे स्टाइल अच्छे हैं। ये नहीं कि पार्टिसिपेटिव अच्छा है, ट्रेट अच्छा, अथॉरिटेरियन अच्छा नहीं है। नहीं, अथॉरिटेरियन भी अच्छा है, डिपेंड करता है सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस पे। कि अगर आप वर्कर्स को, लेबरर्स को मैनेज करने जा रहे हो तो वहाँ पे अथॉरिटेरियन अच्छा है। प्रोफेशनल मैनेजर्स को मैनेज करने जा रहे हो तो वहाँ पे पार्टिसिपेटिव अच्छा है। सो अकॉर्डिंग टू ट्रेट थ्योरीज लीडरशिप डिपेंड करती है ऑन ट्रेट, मीन क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। और वो क्वालिटीज क्या होती हैं? बाय बॉर्न होती हैं। आइदर इंडिविजुअल हैव दोज क्वालिटीज और डू नॉट हैव दोज क्वालिटीज। वो क्वालिटीज हैं तो इंडिविजुअल लीडर बनेगा, वरना लीडर नहीं होगा। जबकि स्टाइल थ्योरीज क्या कहती हैं कि नहीं, क्वालिटीज बाय बॉर्न नहीं है, टॉट की जा सकती हैं, लर्न की जा सकती हैं थ्रू ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट।
और लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, उनमें से कुछ स्टाइल अच्छे हैं, कुछ स्टाइल बुरे हैं। जबकि कॉन्टीजेंसी थ्योरी कहती है कि नहीं, स्टाइल सारे अच्छे हैं, डिपेंड करता है कॉन्टीजेंसी, सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस पे कि कहाँ पे आपको कौन सा स्टाइल चूज करना है या यूज करना है। हम बढ़ते हैं, क्या है लीडरशिप ऑन पेज 1 to 3। What is leadership? Effective leadership within an organization involves guiding and directing others to achieve the goal of the organization, making the best use of knowledge, skill and talent of other in the organization, and developing the knowledge, skill and talent of other in the organization. एक डेफिनेशन हमने चैप्टर 1 में और भी पढ़ी थी, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अकम्प्लिश आवर टास्क। इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अकम्प्लिश आवर स्पेसिफिक टास्क। इंपॉर्टेंस क्या है कि अच्छी लीडरशिप चाहिए, क्यों? इससे इंक्रीज होती है इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड बाय गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ एम्प्लॉइज टू अचीव द एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और एम्प्लॉय से बेस्ट मीन एफिशिएंसी अचीव करने के लिए भी अच्छी लीडरशिप चाहिए। और इसके ऊपर कोई 3 तरह की थ्योरीज हैं, ट्रेड थ्योरीज, स्टाइल थ्योरीज, कॉन्टीजेंसी थ्योरीज। ट्रेड थ्योरीज क्या कहती हैं? इट स्टेट दैट देयर इज अ सेट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स आर करिश्मा। करिश्मा मीन पर्सनल क्वालिटीज, पर्सनल क्वालिटीज। It states that there is a set of personal qualities, characteristics or charisma that make a good leader. Individual either have these qualities or they do not. Some people are therefore born leader, and trait theory may have an immediate popular appeal. क्यों? अगर हिस्ट्री के पुराने लीडर्स को देखा जाए तो तब ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट नहीं होती थी। अगर कोई बंदा लीडर बना था तो किस बेस पर बना था? पर्सनल क्वालिटीज की बेस पर। Description of great leader in history often refer to the leader's personal qualities that distinguished him or her as someone special and a natural leader. There are many different traits that could be attributed to an effective leader. मीन वो traits हैं क्या जो leadership के अंदर होनी चाहिए? Physical vitality and competence. Vitality मीन एनर्जी होनी चाहिए, फ्रेशनेस उसके अंदर होनी चाहिए, कंपिटेंस होनी चाहिए। क्यों? अगर एनर्जी नहीं है तो लीडरशिप नहीं होगी। इंटेलिजेंट एंड गुड जजमेंट मीन इंटेलिजेंट होना चाहिए, लीडर के लिए ज़रूरी है। और उसकी जजमेंट मीन एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ईगरनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईगरनेस बोलते हैं विलिंगनेस को, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सीकर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने वाला नहीं। एंथुसिज्म एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, जोश जज्बे वाला होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल मीन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपना स्टाइल, अपना मूड चेंज कर सके। अंडरस्टैंडिंग फॉलोअर्स नीड, अपने नीचे जो लोग हैं उनकी नीड को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए ताकि उन नीड्स के थ्रू उन्हें मोटिवेट किया जा सके। इंटरपर्सनल स्किल्स मीन दूसरों को बातचीत करने के लिए रिस्पेक्ट, पोलाइटनेस का एलिमेंट जो है वो सेम प्रोवाइड करना आना चाहिए। हैविंग नीड फॉर अचीवमेंट, और नीड फॉर अचीवमेंट वाला होना चाहिए ताकि बाय एग्जांपल लीड कर सके। अ कैपेसिटी टू मोटिवेट अदर्स, दूसरों को मोटिवेट करना आना चाहिए। डिसिसिव होना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला नहीं, इनडिसिसिव नहीं, मीन फौरी डिसाइड करने वाला होना चाहिए। ट्रस्टवर्थीनेस, सच्चा होना चाहिए। और असर्टिवनेस, बोल्ड होना चाहिए। बोल्ड मीन नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाला, डरा हुआ नहीं। सो कोई 6 ट्रेड्स हमें एटलीस्ट लिखने आने चाहिए कि लीडरशिप ट्रेड्स क्या है अकॉर्डिंग टू ट्रेड थ्योरीज। फिजिकल वाइटैलिटी एंड कंपिटेंस, इंटेलिजेंट एंड गुड जजमेंट, ईगरनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, enthusiasm and self-confidence, flexibility, understanding the need of followers, interpersonal skills, having need for achievement, a capacity to motivate others, decisiveness, trustworthiness and assertiveness mean bold होना चाहिए। सो क्या लर्न किया हमने यहाँ तक? लीडरशिप की डेफिनेशन जो हमने ऑलरेडी लर्न की हुई थी, इसकी इंपॉर्टेंस कि इफेक्टिव लीडरशिप रिक्वायर फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रनिंग ऑफ द बिजनेस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। और 3 तरह की थ्योरीज हैं इसके ऊपर, ट्रेड थ्योरीज, पर्सनल क्वालिटीज, करिश्मा, कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है लीडरशिप। और लीडरशिप क्या है? बाय बॉर्न क्वालिटीज पे। और वो क्वालिटीज क्या हैं? कोई 6 की लिस्ट दी जा सकती है।
स्टाइल थ्योरीज क्या कहती हैं कि लीडरशिप डिपेंड करती है ऑन सर्टन स्टाइल ऑफ लीडरशिप। हाँ, कुछ लीडर अथॉरिटेरियन होते हैं, कुछ पार्टिसिपेटिव होते हैं, तो अच्छे कौन से होते हैं? पार्टिसिपेटिव। और लीडरशिप बाय बॉर्न नहीं होती, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू स्किल डेवलपमेंट ये क्वालिटीज डेवलप की जा सकती हैं। और कॉन्टिजेंसी थ्योरी क्या कहती है कि नहीं, स्टाइल सारे अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन सर्कमस्टांसिस पे कि कौन सा स्टाइल अच्छा है वही यूज करना चाहिए। और बाय नेचर लीडर के अंदर दोनों स्टाइल होते हैं, अथॉरिटेरियन भी होता है, पार्टिसिपेटिव भी होता है। और अच्छा लीडर क्या है? जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस अपना स्टाइल चेंज कर सके। इसके नीचे गए तो उसने हमें बता दिया लीडरशिप एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या थी? इमोशंस को यूज करना इन पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर। तो लीडर के लिए भी जरूरी है कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए। कहीं पे आपने काम लोगों से अथॉरिटी के साथ निकलवाने हैं तो वहां पे आपने क्या करना है? अथॉरिटेरियन स्टाइल पे थोड़ा गुस्सा शो करके, सीरियस एटीट्यूड शो करके काम निकलवाने नहीं। कहीं पे आपने लोगों के थ्रू चलना है, आपके अंदर शायद स्किल्स नहीं है, दूसरों के पास स्किल्स हैं, तो फिर आपने थोड़ा फ्रेंडली एटीट्यूड, मीन इमोशन को थोड़ा स्माइली फेस के साथ फ्रेंडली वे में यूज़ करना है, ताकि थ्रू पार्टिसिपेटिव दूसरों की सपोर्ट के थ्रू मसले रिजॉल्व किए जा सके। मीन लीडर के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का अच्छा यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। सो क्या कहता है, रिसेंट रिसर्च ऑन ट्रेट अप्रोच टू लीडरशिप हैव फाउंड अ न्यू ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस टू बी स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद इफेक्टिव लीडरशिप। मीन अच्छे लीडर के लिए जरूरी है कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। एक और ट्रेट है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिस्क्राइब एज द एबिलिटी टू बी cognizant of one's own emotion, control them and express them judicially, and to be sensible and caring with others. इन सिंपल वर्ड वही डेफिनेशन कि इमोशंस को पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मैनर में यूज करना, ये क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड लीडर हु आर अवेयर एंड सेंसिटिव टू देयर इमोशन एंड द इफेक्ट ऑफ देयर इमोशन ऑन अदर आर मोर इफेक्टिव लीडर। मीन इसके अंदर एक्टिंग का एलिमेंट जो है वो होना चाहिए। कहीं पे रोना नहीं आ रहा तो रोने वाली शक्ल बनानी आनी चाहिए सपोर्ट लेने के लिए। कहीं पे गुस्सा आ रहा है लेकिन गुस्सा शो नहीं करना, वरना हालात बिगड़ जाएंगे, तो गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, अदरवाइज लीडरशिप इफेक्टिव नहीं होगी। सो लीडरशिप के ट्रेट क्या है? असर्टिवनेस, ट्रस्टवर्थीनेस, डिसिसिवनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, फ्लैक्सिबिलिटी। मीन ये इजी वर्ड पहले कवर कर लो। उसके बाद ईगरनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड इंटेलिजेंस एंड जजमेंट, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ फॉलोअर्स, हैविंग नीड फॉर अचीवमेंट, कैपेसिटी टू मोटिवेट अदर्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, डीलिंग विद अदर्स, एंड enthusiasm and self confidence, enthusiasm and self confidence। और पहला क्या था? फिजिकल वाइटैलिटी एंड कंपिटेंस। कोई 6 ट्रेट हम दे सकते हैं। 3 थ्योरीज के नाम हम बता सकते हैं। 3 टाइप की थ्योरीज क्या हैं? ट्रेट, स्टाइल और कॉन्टिजेंसी। ने ट्रेट थ्योरीज कहती क्या है? लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन पर्सनल क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और करिश्मा, and leaders are by born. Either individuals have those qualities or do not have those qualities। क्या क्वालिटीज हैं लिस्ट डाउन कर दी। उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस हमने ऑलरेडी ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से इसको कोई नई चीज़ नहीं है। ये भी क्या है? एक ट्रेट है लीडरशिप का कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। अब ये जो ट्रेट थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि लीडरशिप बाय बॉर्न होते हैं या लीडरशिप डिपेंड करती है क्वालिटीज पे, इसकी कुछ स्ट्रेंथ भी हैं। मीन अच्छे पॉइंट क्या है? इट हैज फेस वैलिडिटी, मीन वैलिड है। पीपल एक्सेप्ट द ट्रेट अप्रोच एज इट रिलेट्स टू देयर व्यू ऑफ लीडरशिप दैट लीडर्स आर बॉर्न एंड आर सम स्पेशल ग्रेट पीपल। मीन हिस्ट्री में अगर हम देखें पुराने लीडर तो अल्टीमेटली बाय बॉर्न क्वालिटीज़ की बेस पर ही वो लीडर बने। मीन वैलिड है। हाँ,
फेस वैलिडिटी का मतलब क्या है कि वैलिड लोगों ने इसे माना है। मीन पुराने ज़मानों में जो लीडर आए तो अल्टीमेटली पर्सनल क्वालिटीज़ की बेस पर आए, तो लोगों ने क्या किया, वैलिड माना है इसे। लेकिन आजकल के मॉडर्न राइटर इसे वैलिड नहीं मानते। क्यों? बिलावल भुट्टो एक लीडर है, बाय बॉर्न है, बाय बॉर्न क्वालिटीज थी उसके अंदर, या उसे टॉट की जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं? क्या ख्याल है? बाय बॉर्न लीडर नहीं होते। अब रियलिटी में देखा जाए तो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू क्वालिटीज सिखाई जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई सीईओ बनता है तो पहली दफ़ा इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने आप और सीईओ बन गए, ऐसे नहीं होगा। पहले आप एज ए मैनेजर काम करोगे, मैनेजर से फिर आप कोई डायरेक्टर लेवल पे जाओगे, डायरेक्टर लेवल से फिर आप चीज़ें सीख के सीईओ लेवल पे जाओगे। क्या ख्याल है? बाय बॉर्न आपके अंदर क्वालिटीज़ नहीं है कि इधर आपने सीए किया और साथ ही आप कंपनी के सीईओ लग गए, तो ऐसे नहीं होने वाला। इधर सिर्फ पर्चे पास किए और आप अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट समझना शुरू कर दो, तो ऐसे भी नहीं होने वाला। पहले आपको फर्म में भेजा जाएगा, वहाँ पे आपकी आथर जाड़ मीन ट्रेनिंग होगी, आपके अंदर स्किल्स डेवलप की जाएंगी, फिर जाके आप काम करने के काबिल बनोगे। लेकिन पुराने ज़मानों में लोगों ने हाँ माना कि से वाकई ही बाय बॉर्न होती हैं। इट इज़ वैलिडेटेड बाय अ लॉट ऑफ रिसर्च। मीन पुराने लीडर्स की रिसर्च देखी जाए तो यस वैलिड भी थी। It focuses on the leader and its trait and hence has helped to understand effective leader and the leadership process through the study of trait effective leader processes। मीन इसके थ्रू पता चला कि लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं क्या, ट्रेट हैं क्या जो लीडर के अंदर होनी चाहिए, या जो क्वालिटीज़ लीडर के अंदर आपको डेवलप करनी चाहिए, या जिनसे रिलेटेड लीडर को ट्रेन करना चाहिए। स्ट्रेंथ है द क्वेश्चनियर बेस्ड ऑन द ट्रेट अप्रोच आर यूज्ड फॉर बोथ सिलेक्टिंग लीडर एंड फॉर सेल्फ असेसमेंट ऑफ लीडर। मीन इसके थ्रू ही आप एक लीडर अच्छा है या नहीं उसकी सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो, मीन ये क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं या नहीं। या आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ के अंदर से लीडर फाइंड भी कर सकते हो, लाइक कौन ये क्वालिटीज़ पोजेस करता है और कौन ये क्वालिटीज़ पोजेस नहीं करता। तो 4 स्ट्रेंथ हैं ट्रेड थ्योरीज की, कि फेस वैलिडिटी है, सेकेंडली वैलिड आइडिया है, थर्डली कि एक्सप्लेन कर रही है लीडरशिप ट्रेट्स क्या होनी चाहिए, और हेल्प देती है सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ लीडर या फाइंडिंग अ गुड लीडर में। लेकिन साथ कुछ मसले हैं। ट्रेट अप्रोच हैज़ फेल्ड टू आइडेंटिफाई अ डेफिनिटिव लिस्ट ऑफ लीडरशिप ट्रेट। क्वेश्चनर अप्रोच वो होती है, क्वेश्चनर हमने कहीं पे चैप्टर 1 में पढ़ा था, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम डिफरेंट क्वेश्चन सर्कुलेट करते हैं एक पेज पे लिख के, जो कॉलेज आपसे फीडबैक लेता है, तो फीडबैक क्या है, क्वेश्चनर है, जिसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो क्वेश्चनर अप्रोच भी यहाँ पे क्या है कि आप इम्प्लॉयज़ के वो क्वेश्चनर सर्कुलेट करके आइडेंटिफाई कर सकते हो किसके अंदर ये स्किल्स हैं और किसके अंदर नहीं है। लाइक कुछ 4 लोग आपको पता चले ये सीईओ के लिए एलिजिबल हैं, तब उसके अंदर एज ए सीईओ लीडरशिप क्वालिटीज़ किसके अंदर ज़्यादा है, तो क्या करोगे, एक क्वेश्चनर के थ्रू उनसे इंफॉर्मेशन लोगे। मीन डिफरेंट क्वेश्चन डिज़ाइन करके उनके आंसर्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि किसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं किस में नहीं है। सो लीडरशिप की लिमिटेशंस क्या हैं कि इसने लिस्ट तो दे दी, लेकिन एक लीडर के अंदर इनमें से कोई एक क्वालिटी मिसिंग है, तो क्या फिर वो अच्छा लीडर है? तो ये जज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि मेन क्या क्वालिटीज़ हैं जो लीडर के अंदर होनी चाहिए, वो नहीं बताई गई। मसला है इट डज़ नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑफ सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट फॉर इफेक्टिव लीडरशिप एंड रादर ओनली फोकसेस ऑन द लीडर। मीन किस सिचुएशन में कौन सी क्वालिटी चाहिए वो चीज़ें भी एक्सप्लेन नहीं की गई। मीन सिर्फ लीडर की क्वालिटीज़ बता दी हैं, लेकिन किस सिचुएशन में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए वो एक्सप्लेन नहीं की गई। मीन कॉन्टीजेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर रही। और मसला है इट डज़ नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द फॉलोअर्स, कि सिर्फ लीडर की बात कर रहा है कि ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर फॉलोअर्स में कोई क्वालिटी नहीं है उसे सपोर्ट करने वाली या उसे डील करने वाली, तो फिर क्या वो अच्छा लीडर होगा या नहीं, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा।
and it is not helpful in developing leaders on the basis of the theory places inborn great people as leader with certain traits. मेन थ्योरी बता तो रही है ये ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री के लीडर भी देखें तो शायद कुछ के अंदर कुछ क्वालिटीज नहीं थी, और उन चीज़ों को इस थ्योरी ने हाईलाइट नहीं किया कि किस लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी और कौन कौन सी नहीं थी, तो वो चीज़ भी एक्सप्लेन नहीं की गई। तो 4 स्ट्रेंथ हैं, फेस वैलिडिटी है, सेकंड हिस्ट्री के लीडर के ऊपर अप्लाई होती है, थर्डली फोकस कर रही है ऑन लीडरशिप क्वालिटीज़, और आप सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो लीडर को या फाइंड कर सकते हो लीडर। लेकिन साथ 4 मसलाज हैं, लिमिटेशंस हैं कि सिर्फ ट्रेट बता दिए गए हैं, गुड ट्रेट क्या है वो लिस्ट डाउन नहीं किए गए। सेकेंडली किस सिचुएशन में कौन से ट्रेट रिक्वायर हैं वो नहीं बताए गए। सिर्फ लीडर से रिलेटेड है, फॉलोअर्स को फोकस नहीं किया गया। और लास्टली कि हिस्ट्री में लीडर किसके पास जो है वो बॉर्न क्वालिटीज़ क्या थी वो एक्सप्लेन नहीं की गई। मीन थोड़ा सा वेग आइडिया है कि ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर नहीं किया गया कि इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी या कोई लैक कर रही थी। सो बाकी स्टाइल थ्योरीज क्या हैं, कोई 5 राइटर्स की थ्योरीज है हमारे पास जो हमने कवर करनी है। कॉन्टीजेंसी थ्योरीज में कोई 3 राइटर्स की थ्योरीज हैं जो हमने कवर करनी है। मीन कोई आगे डिफरेंट राइटर्स की थ्योरीज आ जाएंगी। चैप्टर 1 में हमारे पास कोई 12 थ्योरीज थी। चैप्टर 1 में हमारे पास 12 थ्योरीज थी, 6 क्लासिकल और 6 मॉडर्न। चैप्टर 7 में हमारे पास 4 थ्योरीज थी, 3 कंटेंट थ्योरीज और 1 प्रोसेस थ्योरीज। चैप्टर 8 में हमारे पास कोई 5 स्टाइल थ्योरीज हैं, 3 कॉन्टीजेंसी थ्योरीज हैं, कितनी होगी 8, और इसके अलावा कोई 4 थ्योरीज और भी मिलेंगी। क्या मिलेंगी वो बाद में देखेंगे। मैंने कोई 12 थ्योरीज हैं हमारे पास चैप्टर 8 के अंदर भी जो हमें कवर करनी है। छोटी छोटी थ्योरीज हैं, डेली 2-3 कवर इजीली हो जाएंगी। सो कमिंग फ्राइडे को हमारा टेस्ट चैप्टर 7 का हो रहा है। कमिंग फ्राइडे को, कल नहीं परसों, हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट टेस्ट है। उससे नेक्स्ट फ्राइडे हमारा टेस्ट होगा चैप्टर 1, 6 और 8। 1, 6 और 8, इसलिए प्लीज़ चैप्टर 8 को साथ साथ प्रिपेयर करते जाना, ताकि जब वो टेस्ट आए तो चैप्टर 1 और 6 ही प्रिपेयर करने के लिए रहे हमारे पास। कुछ हमारे प्रीवियस टेस्ट में हमने डिसाइड किया था कि जो टॉपर्स होंगे उनको हम जो फाइन हमारा कलेक्ट हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसमें हमारे पास कोई 4 टॉपर्स थे, एक फर्स्ट पोजीशन पे है, एक सेकंड पोजीशन पे है, और कोई थर्ड पोजीशन पे हमारे पास 2 लोग हैं, और मिला के हमारे पास कोई 3700 फाइन कलेक्ट हुआ था आप लोगों से। उसमें हमने डिसाइड किया कि फर्स्ट पोजीशन वाले को हम 1500 देंगे, सेकंड वाले को हम दे रहे हैं 1000, और थर्ड वालों को हम दे रहे हैं 600 ईच। और मिला के ये 3700 जो हमने कलेक्ट किया वो हमने क्लास को दे दिया, और हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। पीछे हमारा अकाउंट अब नील हो के हमने बैंक से क्लोज करवा दिया। सो वो जो 4 लोग थे उनमें फर्स्ट पोजीशन 12754, 12754 बजा लो, कुछ नहीं होता। सेकंड पोजीशन 12428, 12428, क्या अच्छा नहीं लगा। और थर्ड पोजीशन पे हैं 12193 एंड 11639। और इसके बाद हमारा फाइन शाइन का सिस्टम सारा ख़त्म हो गया। अब हम आज़ादी पे चलेंगे, थ्योरी वाई पे चलेंगे, सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ कंट्रोल्ड,
क्या ख्याल है? पोटेंशियल है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, जो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, तब हम उसे यूटिलाइज करेंगे। कोशिश करें अगले 2 टेस्ट देने से हमारा पर्चा पास हो सकता है। 4 चैप्टर मीन 40 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर हो सकता है।